इसी के आधार पर एक जैसे आपतित अल्फा कणों में से अधिकतम 99.86% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए थीटा बराबर 0 पर। दूसरा पॉइंट रहा 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज़्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए। 8000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री या उससे ज़्यादा के कोण पर विक्षेपित हुआ। और 10 की घात 6 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ, अर्थात वापस लौट आया। तो इसी की चर्चा मैं बताता हूं आपको कैसे। तो देखें, तीसरे या तीसरे पॉइंट से बताता हूं मैं आपको कि क्या हुआ था यहां पर, तो बाकी के 2 पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे उसी से। अब देखें कि ये गोल्ड फॉइल और ये इसका एटम। अब जैसे मान लें कि अल्फा कण है, ये सीधे आ रहे हैं। अब आपको पता है कि जो इसका 90 डिग्री है वो ऐसे ही होगा भाई, वर्टिकल से 90 डिग्री यही हुआ। तो या तो इस कोण पर विक्षेपित हुआ अल्फा कण आए, और या तो ऐसे करके वापस आ गए ये अल्फा कण। मतलब ये एटम इससे टक्कर हुई, या तो 90 डिग्री चले गए या 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण पर, है ना, ये वाली चर्चा। तो ये तो हमने किसकी बात की, थर्ड पॉइंट की अपने। जो फोर्थ पॉइंट रहा आपके पास वो क्या रहा कि ये सोने की पतली परत, ये इसका परमाणु, और ये नाभिक की बात कर रहे हैं। ये अल्फा कण आए और जिस दिशा में आए उसी दिशा में वापस लौट गए, है ना। ये नाभिक से सीधी टक्कर हुई और नाभिक से सीधी टक्कर करने के बाद ये वापस लौट गए, ठीक है। अब ये जो लौट गए वापस, तो इसके लिए क्या बोला गया कि बहुत छोटी जगह में बहुत ज्यादा द्रव्यमान है। क्या बोला गया, बहुत छोटी जगह में बहुत ज्यादा द्रव्यमान है। सर हमारे पास भी द्रव्यमान है, हमें हमारे पास भेजो, हम बिल्कुल वापस नहीं जाने देंगे किसी चीज को। तो मैंने बताया ना कि एक 10 किलो का पत्थर किसी को मारो उसका भरता बन जाएगा, लेकिन आपको मारना नहीं किसी को, है ना। तो रिजल्ट है, रिजल्ट बता रहे हैं उसको कि बहुत छोटी जगह में बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, और इसे ही नाभिक कहते हैं। अब नाभिक आ चुका था कि भाई नाभिक किसे कहते हैं। अब इसका जो मास है कितना होगा, 4 AMU। अभी आगे टक्कर करेगा सीधा इस न्यूक्लियस से, इस नाभिक से, और जिस दिशा में टक्कर करेगा उसी में वापस आ जाएगा 180 डिग्री कोण का विक्षेपित हुआ या वापस लौट आया। क्लियर है। और ये रहा कि 8000 में से कोई एक अल्फा कण 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए। क्लियर है, हाँ क्लियर है भाई। 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर क्या हुए, विक्षेपित हुए। समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये इस दिशा में आ रहे थे, अब ये अगर विक्षेपित होंगे तो इस दिशा में ये इतना कोण ये हुआ। अब ये जो इतना कोण होगा ये कितना हुआ, लगभग 120 मानो, 135 मानो, 150 मान लो, है ना। और ये कितना हुआ, 90 डिग्री। अगर इस यहाँ पे आ रहा है तो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर, कितने में से, 8000 में से कोई एक। 10 की घात 6 में से कोई एक वापस लौट आया, है ना। तो काफी डिटेल में चर्चा गई, क्या उस बात को रिपीट करें।
अब बात आती है थीटा कोण पर अल्फा थीटा कोण पर अल्फा कणों की परिकीर्णन संख्या। तो इसमें रदरफोर्ड साहब ने एक ग्राफ बनाया। कौन सा ग्राफ रहा इसकी बात बताऊं मैं आपको। ये था नंबर ऑफ अल्फा कणों की संख्या और ये रहा आपके पास क्या, परिकीर्णन कोण। थीटा अल्फा कणों की संख्या और परिकीर्णन कोण के मध्य में इन्होंने एक ग्राफ बनाया। इन्होंने क्या बनाया, ये मूल बिंदु और यहां पर लिया इन्होंने 10 की घात 7 अल्फा का। तो इन्होंने बनाया कि मतलब ये तो नहीं, लगभग यहां पर, लगभग इसके पास में यहां पर, तो इतने जो अल्फा कण हैं वो 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए। तो जो एक्सपेरिमेंट से ग्राफ निकल के आया वो ग्राफ कुछ ऐसा रहा। कुछ ऐसा था ग्राफ। थोड़ा इसको और अच्छे से देखें, सर देख ही रहे हैं, ये देखो। तो इस तरह से बनाया इन्होंने। तो ये रहा तो ये 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज्यादा कोण पर ये जो रिजल्ट आए उन्हीं के बेसिस पे ये बताया गया। और 10 की घात 6, 5, ये 20 डिग्री, 40, 60, 80, 100 और डैश 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 यहाँ पर 180 डिग्री है ना। तो ये रहा रिजल्ट। अब यहाँ पर किसकी बात की गई, जो अल्फा कणों की परिगणना संख्या है, उन्होंने कुछ मिलते जुलते रिजल्ट के आधार पर उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया कि ये फॉर्मूला रहा आपके पास, यहाँ बताऊं मैं आपको, n के z स्क्वायर साइन 4 और θ/2। अब ये है, यहाँ पर हमने किस पर, ये अल्फा कणों की परिगणना संख्या किस पर निर्भर कर रही है, z पर। z क्या है, परमाणु की परमाणुीय संख्या। जैसे आप अभी यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ, सोने का। तो सोने का जो परमाणुीय संख्या है वो कितनी है, 79। तो इसके हिसाब से जो रिजल्ट आए उन्होंने ये बताया। अब अगर आप चेंज कर दें इसको, z को, एल्यूमिनियम ले लें, ये सिल्वर ले लें, कुछ भी ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या होंगे, प्रेक्षण जो होंगे परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने मिलते जुलते की जो उसकी परमाणु संख्या उसके आधार पर इन्होंने ये सूत्र दिया। और यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हीलियम की। आप देखें यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हीलियम की। नई चौक भी आ गई अपने पास। तो
तो यहाँ पर He की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है जो हीलियम नाभिक होता है, जो हीलियम होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अभी तक न्यूट्रॉन नहीं आया तो बता रहे हैं बस, ठीक है। अब इसका अगर जो चार्ज लेंगे इसका, तो इस पर चार्ज कितना होता है Ze, और इसके मास की अगर आप बात करेंगे तो कितना होता है 4 AMU, ठीक है। अब यहां से कहने का मतलब जो अल्फा कणों की परिकीर्णन संख्या है वो इस सूत्र से देंगे। अगर आप Z बदल दो, अगर आप Z बदलेंगे तो ये जो परिकीर्णित कण है उनकी संख्या में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, ठीक है। तो ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ये लगभग मिलता जुलता, काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो उससे इन्होंने अप्रोक्स ये एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। अगर आप सोचें कि इसका सर डेरिवेशन बताएं ये कैसे आया, तो कुछ ऐसा इसका डेरिवेशन नहीं, उन्होंने अपने प्रेक्षण के आधार पर बता दिया कि भाई अगर परिकीर्णन संख्या निकालनी है आपको, कितने अल्फा कण परिकीर्णित हुए, तो ये सूत्र इस्तेमाल करें। ये सूत्र इस्तेमाल जब करेंगे तो इसके अंदर मैं बता दूं कि क्या है यहाँ पर नियतांक, और Z क्या है, परमाणु की परमाणवीय और थीटा परिकीर्णन कोण, परिकीर्णन कोण, और N क्या है, अल्फा कणों की परिकीर्णन संख्या, ठीक। तो इस फॉर्मूले के डेरिवेशंस पे ना जाएं, ये तो प्रेक्षण के आधार पर 4-5 एक्सपेरिमेंट। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। किए 4-5 ऐसे करके, यहाँ पर आपने स्वर्ण का नाभिक लिया हुआ है, ठीक है, स्वर्ण का एटम परमाणु लिया हुआ है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी Z = 79। इसके आधार पर जो अल्फा कणों का परिकीर्णन आना है वो इसी आधार पर आ गया है ना, इसके जैसे दिखाई दिया। अगर आप वहाँ पर एल्युमिनियम ले लें, सिल्वर ले लें या कुछ और ले लें आप, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अल्फा कणों का परिकीर्णन है वो बदलाव आ जाएगा, रिजल्ट भी कुछ बदल जाएंगे। उनको अच्छा लगा, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया गोल्ड के एटम को, ठीक है, सोने की पन्नी को इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सिल्वर ले लें, एल्युमिनियम ले लें, या कोई अलग अदर एटम ले लें, ठीक है। तो आपके परिकीर्णनों की संख्या भी बदल जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके आधार पे रहा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं, तो ये रहे काफ़ी रिजल्ट जो निकल के आए। वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलेंगे, अब मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। तो काफ़ी बातें हुई अल्फा कणों की, अल्फा कणों की, अल्फा कणों की बात हो गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अल्फा कण है क्या। मैंने आपको बताया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये क्या है, हीलियम। अल्फा कण क्या है आपके, हीलियम, इसको भी लिख लें। अल्फा क्या है, हीलियम। हीलियम में क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। समझ गए, इसका जो आवेश है कितना है, Ze, मास कितना है 4 AMU, है ना। और ये परिकीर्णन संख्या आपको बता दी है यहाँ पर। आइए प्रश्न करते हैं इसमें। प्रश्न क्या है, यदि 1000 अल्फा कण 60 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए
तो 90 डिग्री कोण पर कितने अल्फा कण विक्षेपित हुए बताओ। अब अल्फा कण पता चल गया ना। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि अल्फा कणों की बात बारंबार हो रही है, तो दोबारा एक बार बता दूं मैं आपको कि जो अल्फा कण है आपके, वो क्या है, हीलियम Wa+ आयन। तो इस हीलियम में परमाणु में क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज अभी तक नहीं हुई, मैं पहले बता दूं आपको। इसका जो आवेश है, जो कि वो आवेश है, कितना है, Ze, वो भी +Ze, ठीक है। इसका जो मास है कितना है, 4 AMe। ये अल्फा कण है, इन पे आवेश, इनका द्रव्यमान ये रहे आपके। क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। यदि 1000 अल्फा कण 60 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुए तो 90 डिग्री कोण पर कितने अल्फा कण विक्षेपित हुए, ये बताना अपन को। चलिए वीडियो पॉज करें। अच्छा, सेम फॉइल की मैं बात कर रहा हूं। सेम फॉइल मतलब क्या, सेम फॉइल है मतलब दोनों के अंदर क्या है, सेम फॉइल। मतलब जो मैंने एक बार लिया है, जैसे मैंने गोल्ड लिया है तो 60 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुए, तो मैंने फिर गोल्ड लिया है, तो बताओ अल्फा कण कितने डिग्री पे विक्षेपित हुए। सेम फॉइल, सेम है ना, जैसे स्वर्ण का ही लिया अपन ने। तो जो भी ले, आप भी लें, चाहे स्वर्ण ले लें, सोने का ले लें, गोल्ड ले लें, चाहे एल्यूमिनियम ले लें, चाहे सिल्वर ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब जो भी आपकी, लेकिन सेम ले दोनों चीज, ठीक। तो वीडियो पॉज करें, फिर मिलके करते हैं 1 2 3। चलें, बताऊं मैं, सर अभी तो हमने लिखा ही नहीं। अरे भाई कर लो, वीडियो पॉज कर लो, कर लो, कर लो। अब बताऊं मैं, चलिए तो यहां से देखें, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो एन फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल्स टू k(Z² sin की पावर 4 θ/2। ये हमारा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। तो इतना 1000 अल्फा कण विक्षेपित हुए रे बाबा, तो k(Z² अपॉन sin की पावर 4 कितने कोण पर, 60 डिग्री θ/2। तो 60/30 sin 30 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बाबा, ये हो जाएगा k(Z²) और sin 30 1/2 पावर 16, तो 1/2 की पावर ये, ठीक है। तो यही लिख दे रहा हूं मैं। अब यहां से पूरा कर लेते हैं इसको, 1016 k(Z²), ठीक है। तो k(Z²) 1000/16, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पर। तो सेम फॉइल में तो 90 डिग्री कोण पर कितने अल्फा कण विक्षेपित हुए, तो n बराबर k(Z²) sin की पावर 4 45 नहीं 90/2, तब आएगा ना 45। चलिए तो n बराबर k(Z²) की वैल्यू रख दो यहां से, 1000/16 हो जाएगा 1/√2 की पावर 1/√2 की पावर 4। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो n बराबर 1000/16 इंटू 1/4। 4 से ये गया 4 बार, और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 0, 250। कितने, 250 अल्फा कण
90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। कितने? 250 अल्फा कण 90 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुए। तो इसको फटाफट लिख लें आप लोग। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, हिंदी में भी लिख दूं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसकी हिंदी बनाएं तो रदरफोर्ड परमाणु का नाभिकीय मॉडल। अब क्या क्या बिंदु निकल के आए? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट रहा आपके पास क्या, कि जो परमाणु हैं उसका अधिकांश भाग क्या है? रिक्त। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो परिणाम और जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकले, उन्हीं पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट जो था, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, रिक्त स्थान है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि 99.86% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। ये मतलब कि कारण क्या रहा भाई? पहला वो निकल गया पॉइंट, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान है। तो कारण क्या था? 99.86% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए या बाहर निकल गए। दूसरा पॉइंट आया हमारे पास, क्या रहा कि परमाणु के अंदर सूक्ष्म क्षेत्र में धनावेश है। इसका कारण क्या है आपके पास? इसका कारण है हमारे पास कि इसका कारण मेन पॉइंट क्या रहा? दो में से एक मेन पॉइंट क्या रहा कि 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए, है ना? तो इसका ये कारण रहा कि परमाणु के अंदर सूक्ष्म क्षेत्र में धनावेश है। इसी कारण से 0.14% जो अल्फा कण थे वो 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए। अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जिसकी हम लोग काफी बेसब्री से चर्चा कर रहे हैं, कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश
परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र अब परमाणु जो बताया उन्होंने उसके एनसीईआरटी के हिसाब से जो त्रिज्या है वो कितनी होनी चाहिए, r बराबर 10 की घात -15 मीटर। ये नाभिक है आपके, है ना, ये परमाणु नहीं है। परमाणु की त्रिज्या तो अभी आएगी 10 की घात -10 मीटर, ये नाभिक है। r बराबर 10 की घात -15 मीटर परमाणु के केंद्र के एक सूक्ष्म क्षेत्र में संकेंद्रित। हसरते दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। संकेंद्रित है, इसे ही नाभिक कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चर्चा रही क्या कि क्या कारण रहा, कारण भी तो बताना पड़ेगा ना भाई। तो कारण क्या रहा कि 10 की घात 6 में से एक अल्फा कण, 10 की घात 6 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ, अर्थात वापस लौट आया ये है पॉइंट। मतलब वापस लौट आया ये भी लिख दिया मैंने, और बना बिना विक्षेपित भी नहीं हुआ, है ना। तो लिखते लिखते ध्यान कहीं भटक जाता है। देखें तो क्या रहा, 10 की घात में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ, अर्थात वापस लौट आया, है ना। तो ये रहे 3 पॉइंट। पहला क्या रहा आपके पास, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त स्थान। इसका मतलब 99.86% जो अल्फा कण है वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, परमाणु को पार कर गए, है ना। तो ये रहा कारण। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, परमाणु के अंदर सूक्ष्म क्षेत्र में धनावेश है। तो इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये रहा कि 0.14 जो इतने % अल्फा कण बचे थे ना, वो 1 डिग्री या 1 डिग्री से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित हुए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या रहा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र, ये परमाणु केंद्र जो त्रिज्या है नाभिक की वो कितनी है, 10 की घात -15 मीटर के एक सूक्ष्म क्षेत्र में संकेंद्रित है, और इसे ही नाभिक अब जाके नाभिक दुनिया में आ गया था, नामकरण हो गया था, इसे नाभिक कहा गया।
कारण क्या रहा, 10 की घात 6 में से एक अल्फा कण 1 से 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ, अर्थात वापस लौट आया। हाँ तो बच्चों अब देखें जिसकी बात करने जा रहा हूं मैं कि भाई ये सारे पॉइंट तो हो ही गए आपके। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो परमाणु का आकार था, परमाणु का आकार क्या बोला गया, परमाणु का आकार कितना है, 10 की घात -10 मीटर, और नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर। ये किसके हिसाब से रिजल्ट है, एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी ने बताया कि भाई जो नाभिक है वो परमाणु से 5 गुना छोटा है। ठीक है, मतलब अगर परमाणु को आप एक स्टेडियम माने तो नाभिक को क्या बोलेंगे, उस स्टेडियम के केंद्र बिंदु पर एक बैठी हुई छोटी सी मक्खी, इसके जैसा है नाभिक। मतलब नाभिक इतना छोटा है कि अगर परमाणु को एक स्टेडियम माने तो उसके केंद्र में एक छोटी सी बैठी हुई मक्खी, मतलब इतना छोटा है, और संपूर्ण धनावेश उसी छोटे से भाग में केंद्रित है, उसे ही हमें क्या बोलते हैं, नाभिक। आई बात समझ में? तो यही काफी सारे 3 पॉइंट की हमने चर्चा की। 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको पूरा लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, हाँ तो बच्चों ये 2 पॉइंट और रहे अभी अपने पास। क्या रहा 4th पॉइंट, किसी कोण थीटा पर परिगणित हुए अल्फा कणों की संख्या भिन्न होती है भिन्न धातुओं के लिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने एक सूत्र बताया था जो रदरफोर्ड साहब ने दिया कि अल्फा कणों की परिगणन संख्या के z² अपॉन sin की पावर 4 θ/2। अब आप देखें कि अगर आप एटम चेंज करेंगे, ये z क्या है, यहां पर परमाणु की परमाणवीय संख्या। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर गोल्ड का इस्तेमाल किया तो इसकी संख्या 79, सॉरी 97 लिख दिया, 79। अब गोल्ड की जगह अगर आप कुछ दूसरा पदार्थ इस्तेमाल करेंगे तो उसका Z चेंज हो जाएगा। एल्युमिनियम ले लें, सिल्वर ले लें, तो उसका ये Z चेंज हो जाएगा। Z चेंज होने से जो परिगणित हुए अल्फा कणों की संख्या है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भिन्न धातुओं के नाभिकों में धनावेश की संख्या क्या होती है, भिन्न। ठीक है, तो ये कारण रहा इस बात का कि जैसे आप सिल्वर ले लेंगे तो भाई बदल जाएगी ना, क्योंकि Z पर निर्भर कर रहा है। N किस पर निर्भर कर रहा है, Z पर। के तो कांस्टेंट है, चलो ये भी कौन है, लेकिन जो निर्भरता है, मेन निर्भरता वो किस पर है, Z पर है। Z बदलते ही N बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखें एक तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा आकर्षित होता है परंतु नाभिक की ओर गतिमान नहीं होता। रदरफोर्ड साहब ने एक बताया था कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है आपका, प्लस इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है v स्पीड से। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये धनावेश है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, किस प्रकृति का, ऋणावेश प्रकृति का। दोनों के अंदर कूलाम आकर्षण बल काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ चुके हैं। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये नाभिक अपनी ओर खींचता रहेगा कि आ जा मेरे पास, आ जा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल मैं अपने घूमने में कर लूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये गोल चक्कर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नाभिक के चारों ओर, ये क्या है आपका नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर ये परिक्रमण करता रहेगा।
इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहा है, इसके घूमने में। ठीक है, अब इसकी जो बाकी कहानी है कि भैया अब इसमें क्या है, फोर्स है, तो फोर्स मतलब त्वरण भी होगा, तो त्वरित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बाहर निकालता है, विकिरण बाहर निकालता है। तो क्या करेगा, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि नाभिक से टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा, अलग बात। तो क्यों फेल हुआ रदरफोर्ड मॉडल, इसकी बात हम बाद में करेंगे। दूसरी बात क्या हो रही है, नाभिक की ओर गतिमान नहीं होता, चक्कर लगाता रहता है। बता दिया मैंने किस लिए चक्कर लगाता है, बाकी और डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। यह बल, यह इस बल को अभिकेंद्रीय बल के रूप में उपयोग करता है, बता दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स, और नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। यह भी बात हम करेंगे डिटेल में। तो मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के। मतलब कि कुल मिला के कहानी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ये नाभिक लगा रहा है विद्युत बल, उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्रीय बल के रूप में कर रहा है, और ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा, ये बात। तो अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई है वो ये हुई है कि भाई परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, एक खाली जगह है, उसके केंद्र पर एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे उसमें संपूर्ण धनायन या संपूर्ण द्रव्यमान उसी में सकेंद्रित है, केंद्रित है ना, और उसी को क्या कहा गया, नाभिक। जब हम अल्फा कणों की बौछार इस पर करते हैं तो बहुत सारे अल्फा कण सीधे पार कर जाते हैं, बहुत सारे अल्फा कण कुछ डिग्री के कोण पर विक्षेपित होते हैं, और कुछ एक ऐसे अल्फा कण हैं 10 की घात 6 में से कोई एक जो ऐसे करके गए और वापस इसी दिशा में लौट आए। ठीक है, तो यही काफ़ी चर्चा रही जो हम लोगों ने आज की, है ना। अब आप फटाफट इसको वीडियो पॉज करके पूरा लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ एक पॉइंट की चर्चा और करते हैं, कुछ एक पॉइंट हमारे पास बचे भी हुए हैं कि क्यों रदरफोर्ड साहब का मॉडल फेल हुआ। देन कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब नाभिक से अल्फा कणों की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, फटाफट लिख लें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, नाभिक का आकार निर्धारण, नाभिक का आकार निर्धारण। ठीक है, और इसी में आते हैं हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब यह आएगा क्या, निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी, यह है बात। अब यहां से अगर आप निकालोगे, ये जो हमारा था प्राकृतिक रूप से जो अल्फा कण उत्सर्जित होता था यहां से, अब यहाँ से क्या हुआ, अल्फा कण उत्सर्जित हुआ, ये चलेगा सीधा। अब आपको पता है कि जो आपने ले रखा है यहाँ पर परमाणु, सोने का जो परमाणु है उसका यहाँ पर क्या है, जो सोने का परमाणु है, अब इसके केंद्र ये है, और केंद्र में ये नाभिक, ठीक है, प्लस 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 चार्ज है, संपूर्ण धनावेश इसी में केंद्रित है, और इसे क्या बोला गया, नाभिक। ठीक है, अब ये जो अल्फा कण है आपका, ये जो आपका अल्फा कण है, ये ऐसे करके चलेगा 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 चलेगा, ऐसे करके चलेगा चलेगा चलेगा, और जैसे यहाँ पर पहुंचेगा, मतलब ये हो सकता है यहाँ पे भी पहुंचे और हो सकता है
ये यहां तक आए। मतलब अब देखें, पहले इसके पास क्या होगी, ऊर्जा, है ना, और आपको पता है कि W+ आयन है ये अल्फा कण हीलियम। तो ये अब ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। अब ये चलेंगे, मतलब उनके पास फुली गतिज ऊर्जा है, फुली गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब ये चलेंगे, अब आपको पता है कि ये भी धनावेश, अब ये कर लगेगा कूलाम बल, विद्युत बल। अब ये इस पर बल लगाएगा और इसको प्रतिकर्षित करेगा मेरे पास नहीं आना, लेकिन इसके बाद ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, नहीं 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 मैं तो आएगा, ये बोलेगा नहीं आना, ये बोलेगा आएगा। तो अब ये अपनी गतिज ऊर्जा में विस्तार करके कूलाम बल के विपरीत कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, कार्य कर रहा है। मतलब ये इसके ऊपर बल लगाएगा दूर हट, और ये अपनी गतिज ऊर्जा में प्रसार करके ये इसको नहीं मैं तो आएगा। अब जैसे जैसे गतिज ऊर्जा कम होती 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 धीरे खत्म हो गई, तो मान लीजिए ये जो अल्फा कण है ये यहीं तक पहुंचा, है ना, यहां पर क्या हुआ, गतिज ऊर्जा खत्म। तो यही जो दूरी है नाभिक से यहां की, वो R0, यही निकटतम पहुंच की दूरी है, ठीक है। तो यहां पे ले लो, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, R0 की। बुक्स में D दिया हुआ रहता है, मैं D नहीं लेगा, मैं क्या लेगा फिर, मैं लेगा R0, मैं लेगा क्या, R0। चलिए, तो ये रहा, ठीक है, ये अल्फा कण का स्रोत। यहां से अल्फा कण निकले बाहर, और जब बाहर निकले तो चलते 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 ही, तो देखें आप अपनी गति, ये वाला नाभिक, इसके ऊपर कूलाम प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इसके बाद गतिज ऊर्जा है ना, मैंने बता दिया था कि कितना है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। बताया था मैंने अभी, ठीक है, जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हुआ था तो उसमें बता दिया था, लेक्चर रिवाइज करें, वहां देख सकते हैं। तो जो अधिकतम जो गोल्ड, ये जो अल्फा कण है, सॉरी, जो अल्फा कण है उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये अपनी गतिज ऊर्जा में प्रसार करके कूलाम प्रतिकर्षण बल के विपरीत गति कर रहे हैं, और यहां तक वो निकटतम दूरी जहां पर आके अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाए, नाभिक से अल्फा कण की वह न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, निकटतम दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है। तो ये रही बात यहां से। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या थी, प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है आपकी, फाइनल कंडीशन। मतलब अल्फा कण यहीं तक आया है। अब हम R0 निकालेंगे कि R0 कैसे, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या, देखें क्या होता है, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। अब यहां देखें U क्या होता है आपके लिए, U क्या होता है बेटा, यही बता दूं मैं, तो U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है।
और 1/4πε0 जो कि k की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 × 10⁹ दूसरी बात यहाँ करने जा रहा हूँ मैं, जो चार्ज होगा अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो अल्फा कण है उसका Q1 चार्ज ले लें तो कितना हो जाएगा आपके पास +2e। दूसरा ये Z है इसका आवेश ले लो तो आवेश कितना आ जाएगा, इसको Q2 मान लो तो इसका आएगा +ZE। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखें प्रारंभिक कंडीशन में, प्रारंभिक स्थिति में अगर अब इसके पास क्या है गतिज ऊर्जा, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर KE प्लस K Q1 Q2 अपॉन, अभी लिखेंगे अंतिम में जब यहाँ पर अल्फा कण आए तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो गई K फाइनल 0 हो गई, तभी तो आगे रुक गया ना, नहीं तो चला जाता ना, तो ये 0 हुआ और अंतिम में K Q1 Q2 अपॉन R0, यही है R0 न्यूनतम। अब यहाँ देखिए मैंने इसको क्यों नहीं लिखा R, क्योंकि नाभिक का आकार इतना छोटा है तो ये आकार क्या होगा, ऐसा लगेगा कि अनंत है, मतलब ये वाली जो दूरी है क्या है अनंत जैसे दिखेगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया अनंत। जैसे मान लो यहाँ पर कहीं चींटी बिठा दो तो चींटी के लिए ये वाला जो बोर्ड है ये क्या दिखेगा अनंत, जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए वही क्या है अनंत। अनंत क्या है रिलेटिव टर्म, किसी के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए आप समुद्र के किनारे पे आ जाएं और समुद्र को देखें तो आपसे अगर पूछा जाए तो बताओ ये पानी कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ तक है, तो वो पता नहीं क्या है अनंत, समझ रहे हैं। अब आपसे बोले कोई आकाश में देखो भैया आकाश कहाँ तक है, मतलब उसकी दूरी कितनी है, तो मतलब वो कैलकुलेटिव चीजें ये बुक्स वाली छोड़ के आप अपनी आंखों से बताइए कहाँ तक है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करके बताइए कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ तक है अनंत, है ना। तो अब यहाँ पर एक जैसे नाभिक का आकार कितना है 10⁻⁻15 मीटर का, तो ये वाली दूरी क्या हो गई इसके लिए अनंत, समझे बात। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या किसका इस्तेमाल करेंगे अनंत। अब ये इसको अनंत किया तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0 बेटा, तो यहाँ से KE आएगा वो कितना आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R0। अब ये R0 जो है वो कितना हो जाएगा, K की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1/4πε0 अपॉन KE, और Q1 कितना है आपका +2e, और Q2 कितना है +ZE, तो ये हो जाएगा R0 = 2ZE² अपॉन 4πε0 इंटू KE। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि अगर गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो निकटतम जो पहुंच की दूरी हो क्या होगी, कम होगी। अगर अल्फा कणों के पास यहाँ से अत्यधिक मतलब ऊर्जा है प्रारंभिक में, यहाँ से जैसे उत्सर्जित हुए, तो यहाँ पर जो R0 होगा वो क्या होगा न्यूनतम। ये देखें एक्सपेरिमेंट से पता लगा, रिजल्ट से पता लग रहा है। और यदि KE क्या हुआ स्टार्टिंग में न्यूनतम हुआ तो R0 क्या होगा अधिकतम। तो जो ये वाली दूरी है ना, हो सकता है अल्फा कण यहीं तक आए, तो ये वाली दूरी नाभिक से क्या होगी बढ़ जाएगी, है ना। और अगर प्रारंभिक कंडीशन में अल्फा कणों के पास अत्यधिक ऊर्जा है, जैसे 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अत्यधिक मान लो, तो R0 की जो दूरी होगी वो क्या होगी न्यूनतम, है ना। तो ये वाली चर्चा यहाँ पे रही। अब आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लें, इसको लिख लें फटाफट, फिर इसकी थोड़ी सी कहानी मैं और बता दूं आपको। चलिए बेटा लिखें। तो ये रही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब थोड़ी सी चर्चा और बता दूं मैं आपको, देखें। तो यहाँ देखें Q1 कितना, अच्छा K की वैल्यू कितनी रही 9 × 10⁹ दूसरी बात अगर करें प्राकृतिक रूप
में अधिकतम गतिज ऊर्जा जो अल्फा कण की होगी वो कितनी होगी, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और Z फॉर गोल्ड इज 79 और K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। जब आप इन सब की वैल्यू पुट करोगे उस रिलेशन के अंदर तो क्या आ जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। जैसे मैं K की वैल्यू भी बता दूं कि 1/4πε0 लिखा हुआ है, लेकिन इसी के साथ लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको मिटा ही देता हूं मैं। नाइन इंटू 10⁻⁹ है ना। अब इसको दोनों जब वैल्यू पुट करेंगे तो R0 की जो वैल्यू आएगी बेटा, ये सारे वैल्यू आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो R0 आएगा वो कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, और सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब अगर यहां से थोड़ा सा और मैं बताऊं आपको कि वन फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर इसी को ध्यान में रखें तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, R0 को क्या लिख सकते हैं, R0 इक्वल्स टू 30 फर्मी। लेकिन जो सोना है आपका, सोने का वास्तविक आकार कितना होता है 6 फर्मी। ठीक है, सोने का वास्तविक आकार क्या होता है 6 फर्मी। सोने का सही नहीं लगेगा, सोने के नाभिक का, सोने वाला सोना नहीं जो आप सोच रहे हैं, सोने के नाभिक का। अब सोने का आकार क्या था, गोल्ड, बिस्किट्स, ये मैंने पहन रखा है चैन, ये आकार नहीं, सोने के नाभिक का वास्तविक आकार कितना होता है बेटा 6 फर्मी। ठीक है, ये याद रखें, जो R0 आएगा 6 फर्मी। ठीक है, ये वाली चर्चा क्लियर है। ठीक है, याद रखें। अब मान लो यदि नाभिक का आकार अत्यधिक छोटा होगा तो क्या, तो अल्फा कण नाभिक के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। यदि नाभिक का आकार अत्यधिक छोटा होगा तो अल्फा कण नाभिक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही चर्चा। कहने का मतलब हमने गोल्ड के लिए लिया तो गोल्ड का आपके पास आ गया, जो निकटतम पहुंच की दूरी होगी वो क्या होगी 30 फर्मी, है ना। ये काफ़ी चर्चा रही, और इसी फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, याद रखना है। सोने के लिए बात करें तो सोने के लिए आपको पता है, मैंने रिजल्ट लिख दी। जैसे एल्युमिनियम की बात करें, सिल्वर की बात करें, दूसरे अदर एटम की बात करें तो वहाँ पर Z चेंज हो जाएगा।
है ना, परमाणु संख्या चेंज हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग सारी की सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब ये वीडियो पॉज कर लें, फिर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए जल्दी से। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।